मिडिल ईस्ट में आज की रात जंग और विध्वंसक होने वाली है। हमले में आसमान लाल होगा, सायरन और मिसाइल की आवाज पूरे इलाके में गूंजेगी। ये भविष्यवाणी हम नहीं बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से किया गया है। वहीं इजराइल ने भी आज की रात युद्ध और तेज करने की धमकी दी है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और ज्यादा भड़कने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसका सबूत इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से आ गया है। दरअसल ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने कल इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। वहीं IRGC की तरफ से भी चेतावनी दे दी गई थी कि आज फिर इजराइल पर और बड़े हमले होंगे। हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से आसमान लाल हो जाएगा, यानी युद्ध की आग अभी और ज्यादा धधकने वाली है। आज की रात मिडिल ईस्ट में कयामत की रात होगी। हमले और विध्वंसक होंगे। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी। अमेरिका इजराइल से जंग में ईरान को उस समय सबसे बड़ा झटका लगा जब ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को मार दिया गया। लेकिन क्या अली लारिजानी को मारना इतना आसान था? आखिर जो पिछले 18 दिनों से इजराइल अमेरिका के खिलाफ पूरी रणनीति बना रहा था, उनका अचानक मारे जाना इतना आसान नहीं है। तो क्या इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही आसान बनाया है? ठीक वैसे ही जैसे अयतुल्लाह खामेनी को एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए मारा गया था। दावा किया जा रहा है कि हमला प्रेसिजन गाइडेड था, जिसे आमतौर पर IDF अंजाम देती है, लेकिन बिना मोसाद की मदद के संभव नहीं, क्योंकि सटीक लोकेशन की जानकारी मोसाद एजेंसी के बिना आसान नहीं। अली लारिजानी की मौत से जुड़ी 2 थ्योरी भी सामने आई। पहली 5 दिन पहले तेहरान में निकाली गई कुड्स रैली, जहाँ लारिजानी के ठीक पीछे एक व्यक्ति नजर आया। दावा है कि वो मोसाद का एजेंट हो सकता है, जिसने पल पल की जानकारी जुटाई। और दूसरी थ्योरी ये कि आज ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में कुरूश किवानी को फांसी लगा दी है। किवानी पर ईरान की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने और बैन इलाकों की तस्वीरें भेजने का आरोप है। दोनों थ्योरी को आपस में जोड़कर देखें तो कनेक्शन मोसाद से जुड़ रहा है, यानी लारिजानी की हत्या के पीछे मोसाद ही है। ईरान के कद्दावर नेता और पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज दफन किया गया। इसके पहले तेहरान के शहीद स्मारक पर अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों की आंखों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा था। और यही कारण है कि ईरान में जब से लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, ईरान ने इजराइल पर और हमला तेज कर दिया। अपने तरकश में शामिल हर घातक हथियार से ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। आज की रात हमला और भीषण हो सकता है, क्योंकि ईरान की आवाम अब गुस्से में है, अपने नेता की मौत का बदला चाहती है। ईरान के सुरक्षा रणनीतिकार अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा की डेड बॉडी को शहीद स्मारक पर सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थी, छाती पीट पीट कर लोग दुख जाहिर कर रहे थे। जिस तरह से लोगों के हाथों में पोस्टर और ईरान का झंडा लहराता दिख रहा था, उससे साफ है कि लारिजानी पर हुए हमले के बाद यहाँ के लोगों में बदले की आग और ज्यादा तेज हो गई है। 28 फरवरी को अयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद लारिजानी युद्ध की कमान संभाले हुए थे। यही कारण है कि ये घटना ईरान में गहरे आक्रोश का कारण बन रही है और बदले की कार्रवाई की आशंका अब बढ़ गई है। इजराइल के हमले में ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी की मृत्यु हो गई और 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने नया प्रमुख भी घोषित कर दिया, जो संदेश है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन लारिजानी की जगह लेने वाला आखिर वो शख्स कौन है, जिसे जिंदा शहीद भी कहा जा रहा है? वो शख्स है सईद जलीली, जिन्होंने कमान संभालने के साथ ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का ऑर्डर दिया और इन हमलों से इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहर दहल गए। इन हमलों के जरिए जलीली ने बता दिया है कि उनके इरादे भी लारिजानी की तरह झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि दुश्मन को खत्म करने के हैं। लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टर छवि है। जलीली ईरान सरकार और IRGC के बीच लोकप्रिय चेहरा है। न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। अहमदीनेजाद के कार्यकाल का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी में प्रभाव। ईरान इराक जंग में अपना पैर गंवाया, तब उन्हें जिंदा शहीद की उपाधि दी गई थी। 2013 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब जिस तरह की उनकी छवि है, वो अपने इरादे इजराइल पर हमला करके बता चुके हैं और अगर जंग खत्म नहीं हुई तो फिर ईरान की तरफ से बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जंग शुरू होने के साथ ही इजराइल ने कसम खा रखी है कि वो ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देगा। जो भी ईरान में अपना सिर उठाएगा उसका खात्मा तय है। अभी अली लारिजानी को मारा गया है, अब दावा ईरान के खुफिया मिनिस्टर के अंत का भी मिल रहा है। दावा इजराइल की तरफ से ही किया जा रहा है कि कल हुए हमले में अली लारिजानी के बाद खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को भी मार दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।
खतीब उन अधिकारियों में शामिल थे जिनके बारे में अमेरिका पिछले हफ्ते जानकारी जुटा रहा था और कुछ दिन पहले तो जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की गई थी। इससे पहले इजरायल ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और बसीज कमांडर गुलाम रेजा सुल्तानी पर हमले किए थे, जिनमें दोनों की मौत हो गई। लगातार हमलों से साफ संकेत मिल रहा है कि इजरायल अब सीधे तौर पर ईरान के सैन्य और खुफिया ढांचे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक के बाद एक हमलों से दहलता ईरान जंग में पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। उसे झटके लग रहे हैं, लेकिन हौसला उसका कायम है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला तेज हो गया है। ईरान ने ये बता दिया है कि चाहे जितने भी मारे जाएं, वो हार नहीं मानेगा। और ईरान ने लारिजानी की मौत के बाद जिस तरह से पलटवार किया, उससे अमेरिका और इजरायल के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि ईरान लारिजानी की मौत के बाद और घातक हो गया है। इजरायल के आसमान की इन तस्वीरों को देखकर ईरान के इंतकाम की आग का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान ने टेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया। ये वॉरहेड हवा में छोटे छोटे विस्फोटकों में बट जाते हैं और एक बड़े इलाके में फैलकर भारी तबाही का सबब बनते हैं, जैसे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजरायल में लगातार मिसाइलें दागी, तो वहीं खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी अपना निशाना बनाया। इससे पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर जंग से प्रभावित हो रहा है। अली लारिजानी की हत्या से ट्रंप के लिए इस जंग को खत्म करने का रास्ता मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान पहले भी कह चुका है अब जब उसके टॉप कमांडर और अधिकारी मारे जाएंगे, ईरान उतना ही मजबूत होगा और दुश्मन को करारा जवाब देगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए और इन हमलों के साथ 61वीं लहर का भी ऐलान कर दिया। इस हमले में इजरायल की बेहद आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के चलते तेल अवीव में ब्लैकआउट हो गया। इस वजह से इजरायल की सेना को मौजूदा हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को बचाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन में कई वॉरहेड वाली खुरम शहर 4 और कद्र मिसाइलों के साथ साथ इमाद और खैबर शिकन प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों के दौरान मिसाइलों ने कब्जे वाले इलाकों के बीचों बीच 100 से ज्यादा सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को बिना किसी रुकावट के निशाना बना लिया। दावा यह है कि इजरायली इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई है और दर्जनों लोग इसमें मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने वीडियो शेयर किया जहां इजरायल में आयरन डोम ने मिसाइल को रोकने की कोशिश की। इसी के बाद एक जबरदस्त धमाका वहां पर हो गया। ईरान और इजरायल का युद्ध और भी विध्वंसक होता जा रहा है। जहां एक तरफ इजरायल हमले पर हमले कर रहा है और ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की उसने हत्या कर दी है, तो वहीं ईरान ने अपने इंतकाम में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और बमों की बारिश कर दी है, जिसकी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो आसमान से उल्का पिंड गिर रहे हों और ये 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि 80 बमों की वर्षा की गई। आसमान का नजारा बेहद अद्भुत दिखा। भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। हालांकि हमले के बाद इजरायल में सायरन की आवाज आती रही, वहीं इनमें से कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव के आसपास हिट करने में सक्षम रहे। दरअसल ईरान खुरम शहर 4 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। खुरम शहर 4, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है, ईरान का एक उन्नत मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ईरान के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। 1.5 टन विस्फोटक एक बड़े भवन, एयरबेस, कमांड सेंटर या शहर के इलाके को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इजरायल की सेना ने पुष्टि कर दी है कि ईरान अब क्लस्टर बम वाले वॉरहेड को लगभग रोजाना इस्तेमाल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। तेल अवीव में ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई इलाकों में तबाही का मंजर दिख रहा है। धमाकों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ईरान के क्लस्टर बम अटैक की ये 3 तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं, जो जंग की नई और खतरनाक तस्वीर को दिखा रही हैं। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव इलाके में क्लस्टर वॉरहेड छोड़ा। पेटाह टिक्वा में सड़क के बीच अचानक से ही तेज धमाका हुआ और छोटे छोटे बमलेट्स चारों तरफ बिखरे हुए नजर आए। ईरानी क्लस्टर बम से मची तबाही की तस्वीरें रामत गान से भी सामने आ गई हैं। देखिए कैसे शांत शहर के बीचों बीच तेज धमाका हुआ और धुएं के गुबार के साथ साथ लोगों में दहशत फैल गई। उधर ईरानी क्लस्टर बम तेल अवीव में सड़क पर गिरा। सीसीटीवी फुटेज में धमाके का असर दिखाई दे रहा है, उड़ता हुआ मलबा, जिससे इलाके में अफरा तफरी की खबर सामने आई। ईरान ने हमले को अपने शीर्ष नेता की हत्या का बदला बता दिया है, लेकिन यह हमला संकेत है कि अब मिडिल ईस्ट में जारी जंग खतरनाक मुहाने पर पहुंच रही है, जिसमें हर वार कई गुना तबाही लेकर आ रहा है।
युद्ध में ट्रंप के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। ईरान में युद्ध का विरोध करते हुए ट्रंप प्रशासन के काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यही नहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नेटो देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी ट्रंप ईरान युद्ध में अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। टीम ट्रंप में फूट पड़ गई है और ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप के फैसलों पर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। ईरान के जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अलग थलग हो गए हैं। एक तरफ नाटो देश ने भी हाथ खड़े कर लिए, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की टीम में भी फूट पड़ने लगी है। जंग की शुरुआत से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, जो कैंट के इस्तीफे को सही ठहरा रहे हैं। अब ट्रंप कुछ भी कहें, ईरान युद्ध को लेकर उनके फैसले के समर्थन में कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है, ना ही नाटो देश और ना ही अमेरिकी सीनेटर और उनकी टीम। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब जंग का नया केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने यहां ईरानी मिसाइल साइट्स पर अब तक के सबसे ताकतवर बमों से हमला बोल दिया है। अमेरिका ने यहां 2000 किलो से ज्यादा के बम का इस्तेमाल किया है। इसकी पुष्टि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की है कि उसने ईरान की तटीय मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड यानी लगभग 2268 किलोग्राम के डीप पेंट्रेटर बम गिराए हैं। अमेरिका की तरफ से ये हमले उन साइट्स पर किए गए जहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें तैनात थी, जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खतरा बन रही थी। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए की गई। इन भारी बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल से साफ है कि निशाना बेहद मजबूत और गहराई में छिपे ठिकाने थे। अब अमेरिका इसीलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब सीधे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर असर डाल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। चलिए अमेरिका के कुछ बंकर बस्टर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं और इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक है ये बताते हैं। पहला BLU 109, इसका वजन है 2000 पाउंड यानी 900 किलो। इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो 5 से 6 फीट की है। गाइडेड बम F-15, F-16, B-52 विमानों से गिराए जाते हैं। ये बंकर बस्टर सस्ते हैं, मिसाइल साइट्स या कम गहरे बंकरों के लिए होते हैं। दूसरा है GBU 28, यानी इसका वजन जो है वो 4K से 5K पाउंड यानी 4000 से 5000 पाउंड। पेनिट्रेशन जो है वो 20 से 30 फीट का है। ये बम लेजर गाइडेड होता है। B-2 और F-15E से इसको गिराया जाता है। ईरान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा है GBU 57, इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलो होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर है ये। इसका पेनिट्रेशन 200 फीट तक है। सिर्फ B-2 बॉम्बर ही इसको लेकर जा सकता है। इसे ईरान के फोर्डो, नातांज, तालेगन 2 जैसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स के लिए डिजाइन किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर ऐसा दबाव बनाया जिसने ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी। और अब इस संकट को खत्म करने के लिए इजराइल ने नया प्लान ऑफ एक्शन जारी किया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रखी है। एक बड़े से कमरे में इजरायली प्रधानमंत्री खड़े हैं। स्क्रीन पर फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, जिसकी ओर नेतन्याहू इशारा करते दिख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में नेतन्याहू कुछ समझाते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हॉर्मुज पर ईरानी वर्चस्व को खत्म करने के लिए प्लान तैयार कर लिया। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर के साथ नेतन्याहू ने बैठक की, जिसके बाद नेवी कमांडर से भी बात की गई। दरअसल ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि अब युद्ध में कुछ बड़ा करने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इजरायल ने अपना एक्शन प्लान के तहत हॉर्मुज पर ईरानी ठिकानों को निशाना बनाएगा। साथ ही इजरायली जंगी जहाजों की मदद से टारगेट पर अटैक करेगा। दरअसल इस युद्ध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर ईरान ने एक तीर से कई टारगेट को हिट किया। लेकिन फिलहाल इजरायल और अमेरिका की तरफ से सबसे जरूरी ये है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना सुचारू रूप से करवा सके। ईरान इजराइल जंग से पैदा हुए हालात के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर। भारतीय जहाज जगलाड़की हॉर्मुज के रास्ते क्रूड ऑयल टैंकर लेकर भारत पहुंच चुका है। इसे गुजरात में मुद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया है। जगलाड़की सुबह करीब 10:30 बजे मुंद्रा पोर्ट के बाहरी समुद्री क्षेत्र में SPM पर पहुंच गया। ये जगह गहरे समुद्र में होती है, जहां से बड़े जहाजों को किनारे तक लाए बिना ही तेल निकाला जा सकता है। जैसे ही टैंकर अपनी तय जगह पर पहुंचा, वहां तैनात तकनीकी टीमों ने अपनी सुरक्षा जांच को पूरा कर लिया। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत मिड सी ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू किया गया। भारतीय ध्वज वाला जहाज जगलाड़की 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था।
करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चे तेल को फुजेराह बंदरगाह पर लाद कर लाया गया। इसकी कुल लंबाई 274.19 मीटर और चौड़ाई 50.04 मीटर है। इससे पहले 2 भारतीय ध्वज वाले LPG जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत आ चुके हैं। 16 मार्च को शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था, तो वहीं 17 मार्च को नंदा देवी कांडला बंदरगाह पहुंचा। ये दोनों जहाज करीब 92,712 टन LPG लेकर भारत आ गए थे। शिवालिक, नंदा देवी और जगलाड़की उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका दिया है। यहां तक कि घर की रसोई के भी हालात अब थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। नौबत ये पहुंच गई है कि अब लोग पुराने विकल्पों की तरफ लौट रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच गैस सिलेंडर की कमी ने किचन का पूरा गणित बदल दिया है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले अब डीजल भट्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जहां पहले साल भर में 10 से 12 डीजल भट्टियां बिकती थी, अब एक दिन में ही इतनी डिमांड आ रही है कि बाजार में स्टॉक ही खत्म होने लगा है। सिर्फ डीजल भट्टियां ही नहीं, बल्कि इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक फायर और ग्रिलर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के बाजारों में दूसरे राज्यों से भी कारोबारी पूछ रहे हैं ताकि अपने किचन का काम जारी रख सके। 5,000 से 15,000 रुपए तक की कीमत वाली ये डीजल भट्टियां अब गैस चूल्हे की जगह लेती जा रही है। खैर जो भी हो, गैस संकट ने साफ कर दिया है कि जब सप्लाई रुकती है तो बाजार तुरंत नए रास्ते तलाश ही लेता है। गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और फिर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक भी करेंगे। लेकिन बैठक से पहले ही उन्होंने एक संदेश दिया कि त्योहार शांति से ही मनेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई दंगे का भय नहीं है। ये मैसेज है रंग में भंग डालने वालों को। संदेश है कि अगर गड़बड़ी की तो फिर इलाज के लिए भी तैयार रहना। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालातों से निपटने के लिए योगी फोर्स ने पहले ही कमर कस ली है। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे से फ्लैग मार्च हो रहा है, तो ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। अमरोहा में योगी फोर्स हाईटेक तरीके से निगरानी कर रही है। अब सड़कों पर RAF और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, तो वहीं आसमान से ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। हर उस शख्स पर नजर रखी जा रही है जो कि शांति भंग कर माहौल बिगाड़ सकता है। प्रयागराज में मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। संगम नगरी के संवेदनशील इलाकों में CCTV से नजर रखने के साथ ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। बदायूं में भी पुलिस ने सड़कों पर उतरकर संदेश दे दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। त्योहार शांति और उत्सव के साथ मनाएं, लेकिन अगर इसमें खलल डालने की कोशिश की तो फिर योगी फोर्स हिसाब करना भी जानती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटे और उनको ऐसी सजा मिले कि पीढ़ियां याद रखें। मथुरा की बात हो या फिर गाजियाबाद की, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन बदमाशों का वो हाल किया है कि अब वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। यूपी पुलिस की मरम्मत के बाद ये अपने पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं बचे हैं। मुठभेड़ में पुलिस की गोली इसके पैर में लगी है। संजू डेंजर नाम के इस व्यक्ति पर आरोप है कि होली के दिन इसने फायरिंग करके दहशत फैलाई। मथुरा ही नहीं बल्कि बदायूं, सहारनपुर, सीतापुर में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। यहाँ भी बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद बदमाश अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर सख्त निर्देश है। अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। तभी गाजियाबाद पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पीतल ट्रीटमेंट के बाद आरोपी रो रहा था। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां अपराधियों का इलाज अपने ही स्टाइल में होता है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने एक ही बार में 291 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की चुनाव तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई। पार्टी ने चौथी जीत के लिए इस बार बड़े प्रयोग किए हैं, जिसमें कैंडिडेट चयन में बीजेपी का फॉर्मूला शामिल है। क्योंकि बीजेपी ने बंगाल का गढ़ भेदने के लिए इस बार पहले से बड़ी तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव कर लिया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए 74 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए हैं। इस फॉर्मूले को अभी तक बीजेपी आजमाती आई है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जगह मिलेगी।
2021 के चुनाव में टीएमसी 290 सीट पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी के पास अभी 223 विधायक हैं, जिसमें से 74 का टिकट कट गया है और 15 विधायकों के क्षेत्र बदले गए हैं। टीएमसी ने 149 विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया। पार्टी ने टिकट काटने के लिए सर्वे का सहारा लिया है। जिन विधायकों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उन्हें टिकट गंवाना पड़ गया है। बीजेपी नो रिपीट फॉर्मूले को गुजरात से शुरू कर चुकी है, जो सबसे ज्यादा हिट रहा है, जिसमें पुराने चेहरों को हटाकर उनकी जगह पर नए चेहरों को मैदान में उतारकर वो विपक्ष के सारे गणित और दाव को बिगाड़ती रही है। अब देखना है कि बीजेपी का ये फॉर्मूला बंगाल में दीदी को जीत दिलाता है या फिर नहीं। देश के दो बड़े शहर भीषण आग की घटनाओं से आज दहल उठे। एक तरफ राजधानी दिल्ली में आग ने कई जिंदगियां छीन ली, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक घर में लगी आग ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दो शहर, लेकिन दोनों जगह आग ने भीषण तांडव मचाया। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक लाक्षागृह कांड जैसी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम इलाके की हैं, जहां सुबह सुबह लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कॉस्मेटिक की दुकान से हुई और देखते ही देखते पूरी 4 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपरी मंजिलों पर रह रहे लोग को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। करीब 25 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर इंदौर में भी आग ने तबाही मचाई। यहाँ एक घर में खड़ी चार्जिंग कार में अचानक आग लगी, जिसने गैस सिलेंडर फटने के बाद विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में घर के अंदर मौजूद 6 लोग जिंदा जल गए। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि आग की एक छोटी वजह भी पल भर में जिंदगी खत्म कर सकती है।